आइए। शांत हो जाइए। सब बनाए पी ब्लॉक का नोट्स। बैठ जाइए भाई, बैठिए। आइए आइए। चलिए विवेक, खड़ा हो जाइए। बताइए, ग्रुप 13 का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पहले आता नहीं था, सबसे ज़्यादा या सबसे कम। बता, 3-4 क्वेश्चन बताए वो भी नहीं बता पा रहा है नालायक। हाँ, कैसे काम चलेगा? अभी 4-5 क्वेश्चन लिखवाए थे। साइज का क्या ऑर्डर था? सबसे छोटा? तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या था फिर, बताओ। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए बच्चे। क्या नाम था आपका? आपके पीछे, आप आगे बढ़ जाए। जिज्ञासु, हाँ। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ लगते हैं? लेंथेनम में भी? लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड बोलेंगे है ना, लेंथेनम नहीं, लेंथम नहीं बोलेंगे, लेंथेनॉइड। 58 से उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सभी में लेंथेनॉइड। थैलियम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं है? बैठ जाइए। क्या नाम है बच्चा आपका? हाँ, संस्कृति जी, बताइए। थैलियम का +1 ज़्यादा स्टेबल है या +3? ड्यू टू? किसके कारण बच्चों? छठे पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या था? 6 नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन। और कौन सा नोबेल गैस भर जाता है? एटॉमिक नंबर। बैठ जाइए। प्रिंस, बोरॉन +3 आयन बनाएगा नहीं बनाएगा? तो B+3 वाला जो कंपाउंड्स होता है वो? वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे थे, हाँ या ना? ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप 13 में बताए थे, ग्रुप 13 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? अरे बोलो भाई। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NH2। तो क्या उसके पास एक ही अनपेयर्ड है? तो अनपेयर्ड की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? एक्साइट कर देंगे तो कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 3 अनपेयर्ड हो जाएगा, हाँ या ना? 3 बॉन्ड बनाएगा, हाँ या ना? तो कौन सा चार्ज, कॉमन चार्ज कौन दिखाएगा? +3, है ना? +3 सभी दिखाता है कि कोई नहीं भी दिखाता है? +3
सब दिखाता है गधेरे नालाई को, +3 सब दिखाता है। हाँ, इसमें +3 एक अनस्टेबल होता है, किसका? मुर्गा बनाएंगे तुमको हम, गधेरा कहीं का। +1 कौन नहीं दिखाता है? बोरॉन और एल्युमिनियम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? हाँ, जैसे बोरॉन का +3 चार्ज हम बताए थे, बोरॉन साइज में बहुत छोटा होने के कारण इसका I1 I2 I3 वैल्यू बहुत, जैसे कारण बोरॉन +3 बनता, तो बोरॉन +3 नहीं बनता। लेकिन बोरॉन का जो भी +3 वाला चार्ज है वो कोवेलेंट कंपाउंड में वो +3 दिखाता है भाई। ऐसा नहीं है कि +3 आयन नहीं बनाता है, लेकिन +3 चार्ज दिखाता है। समझे? ठीक है। हाँ, तो बोरॉन +3 जो भी कंपाउंड है वो कोवेलेंट में मिलेगा। एल्युमिनियम का I1 I2 I3 बोरॉन के मुकाबले कम होता है, क्योंकि इसका साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा बोरॉन के मुकाबले। हाँ या ना? तो इसका बोरॉन एल्युमिनियम +3 आयंस में भी मिलता है और एल्युमिनियम +3 कंपाउंड में भी मिलता है। हाँ या ना? उसके बाद हम बताए थे इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो 6s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जाता है केमिकल रिएक्शन के लिए। हाँ या ना? ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव का वैल्यू बहुत ज़्यादा होने के कारण 6s वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इनर्ट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 6s वाला इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, इसलिए हम लोग 6s वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है? इनर्ट। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो थैलियम +3 ना दिखा के, सॉरी थैलियम +3 ना दिखा के क्या दिखाता है? थैलियम का कभी भी कंपाउंड अगर +3 में दिख जाए तो वो शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं है थैलियम +3 मिलता नहीं है, थैलियम +3 मिलता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है। वो किस में जाना पसंद करता है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अगर हम ट्राईवैलेंट स्टेट की बात करें तो दो ही चार्ज दिखेगा, +3 और +1। जनरली +3 सारा बनाएगा। हाँ या ना? +3 में अनस्टेबल कौन हो जाएगा? थैलियम। +1 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? थैलियम। +3 में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल भी थैलियम और +1 में सबसे ज़्यादा स्टेबल भी थैलियम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, थर्मोडाइनमिक्स में लोग पढ़ लिया है। तो डेल्टा G इक्वल्स टू -NF एक रिएक्शन देखा है। E0 क्या होता है? स्टैंडर्ड कौन पढ़ाए थर्मोडाइनमिक्स? अच्छा, ठीक है। अरे भाई, एक रिएक्शन होता है ना डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताता है। अरे हाँ ना, तो बोल। हाँ, स्पॉन्टेनिटी को बताएगा। डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो डेल्टा G का एक इक्वेशन होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के टर्म्स में -NF E0। कल नहीं आया था? कहाँ भाग गया था? अभी एग्जाम चल रहा है क्या तुम लोग का? अच्छा, बिहार बोर्ड में एग्जाम कौन सा चलता है? गधेरा कहीं का है। हाँ, उसमें भी जाना होता है क्या? क्लास छोड़ के चल जाते हैं सर, हैं बहुत पढ़ लेते हैं यहाँ पे सर, थक जाते हैं। बिहार बोर्ड के स्कूल में जाके थोड़ा अच्छा फील होता है ऐसा, थोड़ा आसान आसान सा लगते रहता है जिंदगी। हाँ, कौन पे शाबाश। चला, तो फिर देखो एक रिएक्शन होता है डेल्टा। अच्छा, उसके ऊपर हम आते हैं। जैसे ट्राईवैलेंट स्टेट की बात करें, ट्राईवैलेंट स्टेट की बात करें जैसे बोरॉन, ठीक है। तो जैसे बोरॉन के ट्राईवैलेंट स्टेट की बात करें तो एक कंपाउंड हो जाएगा BCl3। क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी बोरॉन का चार्ज क्या है? +3। तो बोरॉन का जो चार्ज +3 है, तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है ट्राईवैलेंट स्टेट में, ये BCl3 कुछ इस तरीके का दिखता है। हाँ या ना? अरे हाँ ना, तो बोल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, और जब भी बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे तो 2s2 2p1 था, एक्साइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2s1 2p2। तो एक वैकेंट 2p में खाली है। हाँ या ना? अच्छा, कई जने बच्चा कहते रहता सर यहाँ 2 डब्बा खाली है। 2 डब्बा खाली नहीं है, कितने डब्बे हैं? एक ही है, p ऑर्बिटल डम्बल होता है। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब यहाँ होता है जैसे BCl3 डाइमराइज नहीं कर सकता है, BCl3 डाइमराइज नहीं करता है। जैसे हम BCl3 को अगर हम डाइमराइज कराने जाए ना, तो डाइमराइज अगर करेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ब्रिज बॉन्ड पढ़ चुके हैं,
सब पढ़ चुके हैं? बहुत बढ़िया। तो यहाँ B2Cl6 अगर हम बनाएंगे ना, ठीक है। अब सवाल है सर ये डाइमराइज क्यों करेगा? देखो भैया, ये जो जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तुम लोग बोल क्या नहीं रहे हो भाई? नौता देना पड़ेगा अलग से? बोलिए, नौता भिजवाएंगे यार। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इनऑर्गेनिक क्लास में, मेरे क्लास में बैठे हो भैया, बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलने से भी गर्मी आता है, सिर्फ टोपी पहनने से ही नहीं आता है। BCl3 कैसा है बच्चे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाँ या ना? अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जैसे मान लो ये Cl माइनस अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया तो ये बन जाएगा BCl4 माइनस। प्रिंस, BCl4 माइनस बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? काहे नहीं बनेगा? शाबाश, गुड। हाँ, BF4 माइनस बनता है, BF4 माइनस, लेकिन BCl4 माइनस, BBr4 माइनस, Bi4 माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े हेलोजन्स हैं ये 109 डिग्री पे आ गए। BCl3 बनेगा क्योंकि यहाँ बड़ा हेलोजन जो छोटे बोरॉन के ऊपर बैठा है वो 120 डिग्री पे है, और यहाँ पे जो 4 बड़े बड़े हेलोजन आ गए वो, तो यहाँ पे भैया क्लोरीन आपस में लड़ाई करेंगे, जो बोरॉन को पसंद, तो ये सबको छोड़ के हरिद्वार चल जाएगा। भैया हमको तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बनाना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो BCl4 माइनस नहीं बनता है। पता था ना? किसी को नहीं पता था? ईमानदार रहे भाई, ईमानदार रहे। केमिकल बॉन्डिंग पर लिया, ये सब आना चाहिए। चल, अब जैसे BCl3 का अगर डाइमराइजेशन करें तो आप उम्मीद कर रहे हैं ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। आप देखो यहाँ पे क्या होता है ब्रिज बॉन्डिंग में, यहाँ पे देखो जब डाइमराइजेशन करते हैं, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिख देता है 2s1 2p2। अब तुम लोग सारा केमिकल बॉन्डिंग मेरे से पढ़वा ले, गधेरा सब कहीं का। हट, देख इधर अल्लाह। अब जैसे कुछ दिन बाद हम जाएंगे, फिर आएंगे पढ़ा। हाँ सर पढ़ाइए सर है। देख इधर। अच्छा, जब हम डाइमराइजेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो BCl3 बनाना है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाँ या ना? तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब 1s और 2p का मिक्सिंग हुआ। लेकिन जब हम इसका डाइमराइजेशन करेंगे, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ना बोले, उसके अलावा सब बोले, इसका जब हम लोग डाइमराइजेशन करेंगे तो किसका किसका मिक्सिंग होगा? हाथ खड़ा कर। अरे तुम BCl3 मत देख, BS3 देख। BS3 का डाइमराइज करके B2S6 बनाए होंगे सर लोग। अरे हाँ ना, तो बोल। तो उसमें जब डाइमराइज किए B2S6 बनाए तो किसका किसका मिक्सिंग हुआ? हाथ खड़ा कर। प्रिंस, 2p किधर है? प्रियांशु, अविनीश, सबको मुर्गा बनाएंगे, गधा सब। जैसे देखो यहाँ पे BCl3 अगर हमें बनाना है तो किसका किसका मिक्सिंग करेंगे? 1s और 2p का। लेकिन यही अगर डाइमराइजेशन में जाएगा तो डाइमराइजेशन में बताए थे ना, एक एक्स्ट्रा वैकेंट ऑर्बिटल का मिक्सिंग करते थे, याद आया? तो जब डाइमराइज करेंगे तो 1s और 3p का मिक्सिंग होगा। किसी को नहीं पता है? जल्दी हाथ खड़ा कर। ओ भैया देखो जल्दी से इधर। जैसे मान ले इधर यहाँ BS3 होता, इधर इधर शांत। देखो B2S6 बनता कैसे है? जैसे मान ले BS3 रहता, BS3 है, ठीक है? तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या? जल्दी से बोल। 2s1 2p2, हाँ या ना? 2s1, तो ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाँ या ना? तो यहाँ 1s और 2p का मिक्सिंग करेंगे, कितने हाइब्रिड? 3, sp2
sp2 sp2, कितने हाइब्रिड? sp2 sp2 sp2। तो ये अपना sp2 तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री पे सज गया, हाँ या ना? तब इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? sp2 1s, sp2 sp2। लेकिन जैसे ही bs3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या है बोलो? तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करना चाह रहा है, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करने का एक और तरीका है डाइमराइज कर जाए। तो bs3 जब डाइमराइज करेगा भाई, डाइमराइज करेगा तो ये बनेगा डाइबोरेन, क्या बनेगा? B2S6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जब डाइबोरेन बनेगा, जब ये डाइमराइज करने जाएगा तो एक एस और दो पी का ही मिक्सिंग नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा वैकेंट का मिक्सिंग होगा। तो यहां पे किसका किसका मिक्सिंग हुआ जल्दी से बता? एक एस और तीन पी, एक एस और तीन पी का मिक्सिंग। तो कितने हाइब्रिड बने? अरे कितने बने भाई? कितने में इलेक्ट्रॉन जाएगा? तीन में। एक रहेगा वैकेंट, एक रहेगा, अरे चार का मिक्सिंग किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चार हाइब्रिड बना, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन तीन ही है, हाँ या ना? तो तीन हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाँ या ना? अब sp3 है, तो sp3 है तो कैसे सस्ता है? देख यहाँ पे sp3 चार हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो sp3 में दो प्लेन में जाएगा, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के। तो जैसे मान ले इसको हम प्लेन में डाले, sp3 1s sp3 1s, ये दोनों प्लेन में डाल दिए, बोर्ड के प्लेन में, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? sp3 1s sp3, ये दिखेगा कैसे? देखो ये रहा sp3 और हाइड्रोजन का रहा 1s, है ना? तो बोल। अब देखो एक बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड के बाहर, ये ऊपर वाला बोर्ड के बाहर है sp3 1s, और एक sp3 रहेगा खाली। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देख इधर, अब यहां पे sp3 और 1s था ना प्यारे बच्चों, तो यहां sp3 को हम करेंगे खाली और यहां बनेगा sp3 1s, यहां दो इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? अब होता है क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, चाहे ये दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर, अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो यार, तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो sp3 में है और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ना ये भाग गया हाइड्रोजन, तो यहां sp3 बोरॉन का हो जाएगा खाली, बोरॉन पे आ जाएगा चार्ज +1, हाइड्रोजन पे चार्ज। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज था? माइनस, अब वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, हाँ या ना? रहता है ना? दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास था, हाइड्रोजन के पास माइनस चार्ज के साथ, हाँ या ना? और दोनों, किसी को डाउट हो तुरंत हाथ खड़ा करना, कभी भी ये मत समझना बड़ी तेज है भाई। पिछले साल हम एक स्टूडेंट को पढ़ाए थे जिसका नाम था पार्थ पोदार, है ना? और वो लड़का इतना, मतलब मेरे टीचिंग करियर का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट था, मतलब बड़ा तेज स्टूडेंट, भयानक, 1200 रैंक IIT में लाया, और भी अच्छा कर सकता था, हमको तो उम्मीद था 500 के अंदर रहेगा वो। अब तुम सोचो वो लड़का ना इतना आसान आसान डाउट कभी कभी पूछता था ना, एकदम हम्बल वे में, मतलब उसको कभी फर्क ही नहीं पड़ता था कि हम यहाँ पे जो है जितने बच्चा बैठा हुआ है ना सब में हम सबसे तेज स्टूडेंट है। और यहाँ पे कई बच्चा क्या ऐसा होता है ना जिसको मतलब थोड़ा बहुत आते रहता है, वो भी ईगो पे लेते रहता है, हम ऐसा डाउट पूछ लेंगे। जब आप क्लास में बैठे हो ना, जब क्लास में सीख रहे हो, तो आप ऐसे मान के चलो कि हमको कुछ नहीं आता है, और छोटा सा छोटा डाउट अगर आपको आ गया ना तो आपको क्लियर करना है, शायद इसीलिए आप एक क्लास के अंदर बैठे हो, है ना? अब ये नहीं तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा, बाद बाकी रिस्पॉन्ड कर रहा है यार इतने अच्छे से, हम ही नहीं पूछेंगे तो सर कहीं बेइज्जती कर देंगे। भैया तुम्हारा अभी कोई इज्जत नहीं है, तुम अभी दुनिया में कुछ नहीं कर पाए हो अभी तक, है ना? 2 लापा भी तुमको अभी लगाएंगे, तुम्हारा क्या इज्जत है अभी, है ना? शिष्य है, बन भी जाओगे फिर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, है? तो कोई भी छोटा से छोटा डाउट रहे तुरंत पूछना है, ऐसा नहीं है कि सर जो समझा रहे हैं बाकी को समझ में आ रहा है हमको नहीं आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन एक तरीका होना चाहिए, तो कभी भी ये ना सोचे जो भी डाउट आए, कोई भी टीचर है खट से अपना डाउट पूछा कर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा, हाँ या ना? तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ का sp3 बोरॉन पे चार्ज, अब हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये हाइड्रोजन पे माइनस, ये कोऑर्डिनेट कर दिया, जैसे ही कोऑर्डिनेट किया था हाइड्रोजन बोरॉन पे चार्ज,
अब देखो बोरॉन पे माइनस आ गया, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो फिर बोरॉन पे कौन सा चार्ज, बोरॉन न्यूट्रल, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया इसको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते रहता है। क्या होते रहता है? तो यहां देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन, और कितने ऑर्बिटल है, 3, sp3 1s sp3, मतलब 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है, झूला झूल रहा है। इसको हम ऐसे डॉट डॉट से दिखाते हैं। और ये दोनों तो ऐसा ही रहेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, किसी को कोई डाउट? पक्का? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम किसी इंस्टेंट पे देखें, किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, तो मान लो कुछ ऐसा था, ठीक है, अरे हाँ ना तो बोल भाई। अब किसी इंस्टेंट पे जब हम फोटो खींचे तो इसका हाइड्रोजन यही था, इसका हाइड्रोजन उस समय यहाँ आके चिपक गया, हाँ या ना। तो जब यहाँ चिपका तो यहाँ हो गया चार्ज -1 और यहाँ हो गया प्लस, विथ 2 वैकेंट ऑर्बिटल, 2 sp3 वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ या ना। बोलना है बच्चे, 2 sp3 वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर है? तो यहां देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। किसी को समझ में, हाथ खड़ा कर। किसी को नहीं आया, हाथ खड़ा कर। एक बार क्विक समराइज कर लेते हैं। BS3 है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक हाइड्रोजन के पास 1 अनपेड, तो 3 हाइड्रोजन के पास, तो बोरॉन के पास भी 3 अनपेड होना, तो इसलिए बोरॉन क्या कर लिया, एक्साइड, तो 3 अनपेड हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पे 1 s और 2 p का मिक्सिंग किया, तो बॉन्ड क्या बनेगा, sp2 1s sp2 sp2, और एक 2p ऑर्बिटल, एक 2p ऑर्बिटल खाली है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ पे जब ये BS3 डाइमराइज करेगा ना, अब ये डाइमराइज क्यों करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, तो जब BS3 की अगर हम बात करें तो BS3 में 1 s और 2 p का मिक्सिंग होता था, लेकिन जब ये डाइमराइज करने जाएगा तो एक एक्स्ट्रा वैकेंट ऑर्बिटल का हम लोग, तो कितने ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ, कितने हाइब्रिड बनेंगे, कितने में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक sp3 क्या रहेगा, खाली रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसमें हम एक sp3 1s sp3, अब sp3 अब ये दोनों प्लेन में है, ये बोर्ड के बाहर ऐसे है, एक बोर्ड के अंदर ऐसे, हाँ या ना, बोर्ड के बाहर बोर्ड के अंदर, बोर्ड के बाहर बोर्ड के अंदर, हाँ या ना। sp3 1s sp3 1 sp3 1 है, यहाँ पे खाली किए थे तो sp3, ताकि ये माइग्रेट कर सके, हाँ या ना। अब ये ऐसे रहता है, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन देखो, ये पे मार्कर 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे है, ये खाली है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ पे भी ऐसे माइग्रेशन चलते रहता है, लेकिन इस बॉन्ड में इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एटम कितने हैं, 3, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये जो बॉन्ड है 3 सेंटर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर्ड है। अब ये देखो बनाना जैसा लग रहा है, इसलिए इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। और देखो जहां इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन आ गया वो बनाना बॉन्ड है, ब्रिज तो है ही, क्योंकि ब्रिज के जैसा दिख रहा है, हाँ या ना। दोनों बीच डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है, उसको हाइड्रोजन जोड़ने का काम कर रहा है, इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन भी हो उसको हम लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया? लिखना है। जल्दी से, एकदम छोटा छोटा साइड में लिख, जल्दी से लिख, एकदम तेजी से। अच्छा बता, 1 मिनट, यहाँ 3 सेंटर्ड, चल बता दिए इतना, तो 2-4 और बता देते हैं। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड है, बता जल्दी से, कितने बॉन्ड है, और 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर है, तो 2 सेंटर्ड 2 सेंटर्ड 2 सेंटर्ड 2 सेंटर्ड 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कितने? अच्छा, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ही बोलते हैं B.H.B। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, B.H.B। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इसको हम कैसा बोलते हैं, इक्वेटोरियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? BH इक्वेटोरियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, हम एक सवाल, कौन सा ज्यादा, बताना मत तुम लोग, देखते हैं बाकी, कौन सा ज्यादा मजबूत होगा, एक्सियल वाला या इक्वेटोरियल वाला? हाँ, मजबूती इसका। अच्छा, लेंथ किसका ज्यादा होगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल? अंधो, ये जो बना है 2 हाइब्रिड से बना, एक sp3 है, एक 1s है, और यहाँ पे 3-3 हाइब्रिड, 3-3 ऑर्बिटल जुड़ा है, sp3 1s sp3, तो किसका लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है? हाँ,
बोलो बी डॉट 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 एच डॉट 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 बी का लेंथ ज्यादा है बी एच एक से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बता किसका ज्यादा होगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल? कितने जने एक्सियल के साथ हैं, कितने जने इक्वेटोरियल के साथ हैं? किसी के साथ तो होना ही है भाई। हाँ, इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा प्यारे वो होता है एक्सियल का ही ज्यादा होता है। ये बड़ा फेमस सवाल है यार। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ भी एक्सियल का ज्यादा होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, क्योंकि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन को तीन न्यूक्लियस बाइंड कर रहा है। एक्सियल का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को तीन न्यूक्लियस बाइंड कर रहा है मजबूती से। हाँ या ना? बता किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है? बी डॉट 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 एच डॉट 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 बी। किससे? बी एच इक्वेटोरियल से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अच्छा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ में आया? जब भी डाइमराइजेशन करेंगे एक एक्स्ट्रा वैकेंट का मिक्सिंग करेंगे, जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो दो वैकेंट का मिक्सिंग करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डाइमराइजेशन में एक वैकेंट चाहिए, पॉलीमराइज देखो, अब मान ले हमको आगे में आया एक इंसान, उसे हाथ मिलाना है, हाथ मिलाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमारा दो दोस्त एक साथ आ गया और दोनों से एक साथ मिलना है, ऐसा कहे तो रुक थोड़ा देर, इससे मिलते हैं पहले, तो वो तो भाई झगड़ा कर लेगा, है ना? तो एक इधर से मिलेंगे या फिर दोनों से ऐसे गला मिलेंगे। तो मतलब दोनों से मिलने के लिए हमको दोनों हाथ फैलाना पड़ा, लेकिन जब एक ही इंसान से मिलना है तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से मिलता है ना तो एक वैकेंट चाहिए। हाँ या ना? ताकि आपस में रिश्ता बना सके। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन एक ही मॉलिक्यूल को कई सारे मॉलिक्यूल से जुड़ना है ना, तो वो दो मॉलिक्यूल से, एक इधर से भी जुड़ेगा और एक इधर से भी जुड़ेगा। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, जैसे BeS2 का पॉलीमराइजेशन बताया गया होगा, BeCl2 का पॉलीमराइजेशन बताया गया होगा, हाँ या ना? तो ड्यूरिंग डाइमराइजेशन एक वैकेंट का मिक्सिंग करेंगे जैसे ऐसे किए, और ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन दो वैकेंट का मिक्सिंग करेंगे। जैसे समझना, इसके पास दो वैकेंट, एक इधर से जुड़ गया एक इधर से, फिर इसके पास भी दो वैकेंट है, एक इधर से जुड़ा एक, दो वैकेंट है एक इधर से जुड़ा एक, तो वो पॉलीमराइज हो गया। हाँ या ना? किसी से समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, छाप जल्दी से। साइड में पहले ब्रिज बॉन्ड लिख ले, इधर मत लिख। हाँ हाँ हाँ, पहले वो जो BS3 का डाइमराइजेशन बताया ना उसको लिख ले, इधर का कुछ मत लिखना, और इसको लिख के डब्बा में डाल देना। क्या कह रहे हो? जूम कर दें? ये पहले लिख लेना खुद से, ठीक है? इसको हटा दे रहे हैं। कहाँ कट गया? अब ठीक है? जल्दी जल्दी कर, बोलिए। अरे भैया कौन बोल रहे हो? हाँ, वो फॉर्मूला है। हाँ, इसलिए तो सवाल पूछता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन था, दो इलेक्ट्रॉन को तीन न्यूक्लियस बाइंड कर रहे हैं ना प्यारे बच्चे, इसलिए। तुम्हारा आंसर था कि हाँ बॉन्ड लेंथ इसका छोटा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। हाँ, इनवर्स। समझ में आया? संस्कृति जी, जिज्ञासु, समझे? क्या नाम है बच्चे आपका? ओम प्रकाश। लिख लिख जल्दी।
बात ना करे प्यारे बच्चे। बात ना करे। लिख लिया? लिख भाई जल्दी। इसका पॉलीमर नहीं बनता है। बढ़िया आ गया। हो गया। अब जैसे देखो, इधर आ जा। देखो अब ट्राईवेलेंट स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाइमराइज कर सकता है नहीं कर सकता है? हाँ, ये डाइमराइज अगर करेगा ना, अच्छा बता, BCl4 माइनस बनेगा नहीं बनेगा? BCl4 माइनस अगर ये डाइमराइज करता तो इसका कहानी कैसा होता है देखो। 4 हाइब्रिड sp3 और क्लोरीन का 3p, sp3 क्लोरीन का 3p, sp3 क्लोरीन का, sp3 वैकेंट। क्लोरीन क्या होता है? 3s2 3p5। फ्लोरीन क्या होता है? 2s2 2p5। तो फ्लोरीन में जो वैकेंट है वो 2p ऑर्बिटल में है, सॉरी वैकेंट कह रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है। और क्लोरीन में जो अनपेयर्ड है वो 3p में है। तो यहाँ sp3 3p sp3 3p sp3 3p और
sp3 वैकेंट। यहाँ फिर से वही कहानी, sp3 3p, sp3 3p, sp3 वैकेंट, sp3 3p। अब यहाँ देखो ये क्लोरीन कह रहा है ना भैया हमको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है। हमको माइग्रेट करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास 3 लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये सीधा अपना एक लोन पेयर जो है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, इसके एक लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए? 4। अब ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन ना रहा, अब ये हो गया 3 सेंटर्ड 3 सेंटर्ड, लेकिन ये एग्जिस्ट ही, ये डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ का है? अरे का है भैया? बोरॉन अब 4 क्लोरीन से जुड़ चुका है, अब वो भी 109 डिग्री। तो यहां पे क्लोरीन आपस में मारपीट करने लगेगा, वातावरण में डिस्टरबेंस आ जाएगा, हाँ या ना? बोरॉन छोड़ के हिमाचल चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो BCl3 जो है ना ये डाइमराइज नहीं करेगा, इनफैक्ट ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे BCl3 और NH3 के बीच एडक्ट बनता है, पता है कि नहीं पता है? अरे हाँ ना तो बोल। ये BCl3 है चाहे BF3 है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से NH3 के साथ एडक्ट बना लेगा। चाहे BF3 का एग्जांपल ले ले, ये ऐसे भी जुड़ सकता है या फिर BF4 माइनस भी बना सकता है, हाँ या ना? F माइनस अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा, तो इस तरीके से ऑक्टेट पूरा करेगा। लेकिन अगर हमारा AlCl3 रहा, क्या रहा? AlCl3, तो यहां देखो बोरॉन छोटा सा था ना, इसलिए बड़े बड़े एटम को संभाल स्टेरिक रिपल्सन आ गया। लेकिन यहाँ एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना? ये डाइमराइज कर जाएगा। AlCl3 जो था ये क्या कर जाएगा? डाइमराइज कर जाएगा। तो ये डाइमराइज करेगा, Al2Cl6 बनाएगा। तो इसका कहानी कुछ कैसा हो जाएगा? एल्युमिनियम sp3 3p, sp3 3p, sp3 3p, sp3, एल्युमिनियम sp3 वैकेंट, sp3 3p, sp3 3p, sp3, ये कोऑर्डिनेट कर देगा, ये भी कोऑर्डिनेट कर देगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो AlCl3 डाइमराइज कर सकता है लेकिन BCl3 डाइमराइज नहीं कर सकता। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अब जैसे बोरॉन जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ले जा सकता है, जो सेकंड पीरियड वाला है ग्रुप 13 का, बोरॉन जो है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ले जा सकता है। जैसे BF4 माइनस बना सकता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अगर BCl3 हाइड्रोलाइज हो जाए तो वो मैक्सिमम MOH4 बना सकता है। जैसे ये हाइड्रोलाइज, मैक्सिमम कोवैलेंसी यहाँ कितना हो गया इसका? बोलो। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, क्योंकि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, हाँ या ना? और इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। जैसे एल्युमिनियम के पास 3D ऑर्बिटल है ना यार, तो एल्युमिनियम का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो जाएगा बोलो? 6। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है। ये एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा भी, हाइड्रोलाइज अगर हो जाए तो ये AlH2O6+3 बनाता है, है ना? एल्युमिनियम कितने वाटर से कोऑर्डिनेटेड है भाई? 6 वाटर से कोऑर्डिनेटेड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? कॉपी करो। OH रहता तो माइनस आ जाता ना, H2O न्यूट्रल है। कॉपी करो जल्दी से।
ट्राइवेलेंट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। ट्राइवेलेंट स्टेट में 3 बॉन्ड बना सकता है ना भाई, तो ट्राइवेलेंट स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और बोरॉन अपना मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना ले जा सकता है, वही अल्युमिनियम नीचे वाला गैलियम सब अपना मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 ले जा सकता है, क्योंकि उसके पास एस भी है, पी भी है और डी भी है। थोड़ा डार्क, ये बोर्ड ही काम नहीं कर रहा है। थोड़ा डार्क कैसे लिखेंगे, अच्छा साइज, अच्छा अच्छा हाँ, ये बात। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। अरे अब चैप्टर हम नया से पढ़ा रहे भाई, तू कह रहा है चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं अभी, तो चैप्टर इसमें केमिकल बॉन्डिंग कहाँ पढ़ा है। ये स्ट्रक्चर डाई ब्रिज बॉन्ड वाला तो अभी सिखाए हैं, नहीं सीखा। अभी कहानी जो सुनाए थे वो किस चीज के लिए था, नहीं समझ में आने पूछ लेना है। जीवन के मजे लेते हैं सर हम, हैं क्या कह रहे हैं। हाँ वैसे पर्दा लगा दीजिए तो। तुम लोग क्लास में पढ़ता या बाहर का नजारा देख रहे, पर्दा वर्दा हटा दिया है यार, हैं? और कुछ पीछे वाले कर रहे हैं। अंधेरा पसंद है सर हम लोग, हैं शांत, शांत हो जाओ साहब। देखिए यहाँ बताएं क्या है, ध्यान सुन। जैसे BCl3 होता है, ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगर ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात नहीं करें। हाँ NH3 है, सॉरी NH3 मॉलिक्यूल है ये। इधर इधर एक मिनट। NH3 जो मॉलिक्यूल होता है वहां 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास एक लोन पेयर होता है ना। आइए इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल था, तो ये अपना लोन पेयर उसको कोऑर्डिनेट कर दिया। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। देख BH3 अगर है, बात ना करे बच्चे, तो ये एक एस, 3 हाइड्रोजन 3 अनपेड था, तो ये 1 और 2 P का मिक्सिंग किया तो कितने हाइब्रिड बने। तो ये देखो 3 हाइब्रिड sp2 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 120 डिग्री पे, तो हाइड्रोजन 1s, तो sp2 ओवरलैपिंग हो गया sp2। जैसे देखो ये sp2 और हाइड्रोजन का 1s, नहीं समझे। इसके पास एक ऑर्बिटल खाली था, लेकिन यही बोरॉन जब डाइमराइज करने जाएगा ना, जब डाइमराइज नहीं कर रहा था, ये सिर्फ BS, अरे भाई बात ना कर यार, यही BH3 जब डाइमराइज करने जाएगा ना। अच्छा डाइमराइज मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल का मिलना, ट्राइमराइज का मतलब होता है 3 मॉलिक्यूल का जुड़ना, डाइमर का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहा है आपस में। यहाँ BH3 अगर अकेला है, जब BH3 डाइमराइज हो रहा है, तो यहाँ एक एस और 3 एक एक्स्ट्रा वैकेंट का मिक्सिंग कर देते हैं। क्यों, इसके ऊपर स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया तू। देख एक वैकेंट एक्स्ट्रा है, अब 2 मॉलिक्यूल को जुड़ना है तो इसके पास एक वैकेंट होना चाहिए ना यार, तभी तो ये इससे जुड़ेगा। चाहे इसके पास वैकेंट है तब तो ये सामने से जुड़ेगा, वैकेंट ही नहीं रहता तो किससे जुड़ता है ये। एटमॉस्फेयर सिमिलर हो गया, sp3 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 और sp3, तो ये 3 sp3 1s, एक sp3 वैकेंट, 4 है ना। यहाँ भी sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3। अब इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कभी इधर जा रहा है माइग्रेट कर रहा है, और इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है माइग्रेट कर रहा है। समझा कि नहीं समझा, हाँ
अब इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है कभी इधर चल जा रहा है, तो ये वैकेंट, उसके बाद पूछना ही है। सही सही बता, किसको किसको ये समझ में आया? नहीं आया क्या? BH3 कैसे डाइमराइज किया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसको किसको नहीं आया हाथ खड़ा कर। एक BF4 माइनस, जैसे BF3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो F माइनस अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कोऑर्डिनेट कर देगा, है ना? जैसे हम बताए थे ना, BF4 माइनस बन सकता है लेकिन BCl4 माइनस, क्योंकि बोरॉन भी छोटा है और चारों फ्लोरीन भी छोटे छोटे हैं। 4 बड़े बड़े क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, 4 बड़े बड़े ब्रोमीन एग्जिस्ट, 4 बड़े बड़े आयोडीन एग्जिस्ट, लेकिन 4 छोटे छोटे फ्लोरीन। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हम बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं बताएं। कौन कौन कॉमन चार्ज क्या है, जल्दी से बोल। कॉमन चार्ज +3 दिखाया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोरॉन +3 आयन में नहीं बनाता है, बोरॉन जब भी +3 में रहेगा तो वो सिर्फ कोवेलेंट। एल्युमिनियम +3 आयनिक भी हो सकता है, और अच्छा +3 के अलावा ये एक +1 चार्ज भी दिखाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये +1 चार्ज भी दिखाता है, लेकिन +1 बोरॉन और एल्युमिनियम, गैलियम दिखाता है, इंडियम दिखाता है, थैलियम, लेकिन गैलियम और इंडियम जो है +3 भी दिखाता है धड़ल्ले से, है ना? गैलियम और इंडियम का ढेर सारा कंपाउंड +3 में भी, कुछ +1 में भी है, लेकिन हम थैलियम में जब बोलेंगे तो बोलेंगे, स्ट्रांगली बोलेंगे कि थैलियम का +1 ज्यादा स्टेबल है और थैलियम का +3 अनस्टेबल है। एकदम क्लियर करेंगे, हाँ या ना? और इसलिए जब ऐसा नहीं है कि थैलियम एग्जिस्ट नहीं, थैलियम +3 एग्जिस्ट, लेकिन जब भी +3 वाला कंपाउंड रहेगा वो अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेगा, हाँ या ना? आगे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा +3 में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? +1 में। और ये देखो यहाँ पे हम बताएं कि अगर ये ट्राईवेलेंट स्टेट है ना, तो ये अपने आप का अपना ऑक्टेट पूरा कैसे कर सकता है वो बताएं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये ट्राईवेलेंट स्टेट में जैसे BCl3 हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चाहे BF3 हो गया, तो BF3 हो गया तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, हाँ या ना? अगर AlCl जैसे BCl3, फिर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बताया कि BCl3 डाइमराइज नहीं कर सकता है, क्योंकि जब BCl3 डाइमराइज करेगा तो बोरॉन के ऊपर कितने क्लोरीन जुड़ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही AlCl3 डाइमराइज, क्योंकि एक एल्युमिनियम पे 4 क्लोरीन जोड़ सकता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे BCl3 जो है डाइमराइज करके अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, लेकिन AlCl3 अपने आप को डाइमराइज करके, अच्छा वहां बताया कि एल्युमिनियम, फिर बताया एल्युमिनियम का मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो सकता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3s 3p 3d भी है, हाँ या ना? क्योंकि ये तीसरे पीरियड का है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन इसके पास तीसरा पीरियड में, सेकंड पीरियड का है, तो इसके पास 2d, तो इसलिए ये अपना मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना कर सकता है, 4 कर सकता है। किसी को कोई डाउट? एक बड़ा खूबसूरत सा चीज है, देख यहाँ बता देते हैं। जैसे एक टर्म है, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखो M+3 से M, बताओ ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? इलेक्ट्रॉन का गेन है। अच्छा यहां पे जो है एक इक्वेशन होता है ΔG = -NFE0, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोई बात नहीं, 12th में पढ़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ΔG = -NFE0, ΔG तो पढ़ लिया है। किसी भी रिएक्शन में ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन का, F कांस्टेंट, फ्रेडेज कांस्टेंट बोलते हैं, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब तुम समझो E जितना पॉजिटिव होगा ΔG उतना ही, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए? अरे बोल भाई, ये पॉजिटिव E0 क्या होना चाहिए? अब रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो डिपेंड करता है, हाँ या ना? अगर मान ले कोई ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है, तो इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल अगर मान लेते हैं नेगेटिव हो गया तो ΔG, तो वो रिएक्शन नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना। अब यहां देखो ΔG +3 से M में आने का, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इन सब का वैल्यू नेगेटिव होता है, इन सब का वैल्यू, तो इन सब का वैल्यू नेगेटिव, तो ΔG मतलब ये रिएक्शन। अब जितना ये नेगेटिव ना दोस्त, तो यहां ΔG क्या हो जाएगा, बोल जल्दी से, मतलब ये रिडक्शन। अब ये जितना नेगेटिव, इसका रिएक्शन उल्टा कर दोगे तो उतना ही
पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब M+3 से M अगर ये नेगेटिव है ना, रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट, ये क्या हो गया, E नॉट SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका उल्टा कर दोगे, M से M+3, इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये नेगेटिव था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और डेल्टा जी, ये तो समझने वाला बात था, हाँ या ना। ये जितना M+3 से M जितना नेगेटिव, तो M से M+3 उतना पॉजिटिव, हाँ या ना। नहीं समझ में आया सर? यहां थैलियम नहीं लिखे हो सर, दाल में कुछ। अब यहां पे अगर हम बात करें, यही क्वेश्चन है हमारा, थैलियम+3 से थैलियम, इसका जो वैल्यू होगा, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये बता। अच्छा, हाँ पॉजिटिव होगा, अब प्लस कितना होता है वो भी लिख ले, +1.26। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब +3 स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये +3 से इसमें जाना चाह रहा है, थैलियम+3 में रहना, और ये सब ये नेगेटिव है, मतलब M में जाना नहीं जा रहा है ये अरे नेगेटिव मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव ना, तो नहीं जा रहा है, हाँ या ना। तो ये मतलब किस में रहना चाह रहा है, +3 में, और ये +3 में रहना कह रहा है भैया हमको भागने दे यार जल्दी, किस में, उल्टा थैलियम+1 से थैलियम, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, ये -0.34 होता है। किस वजह से समझ में आया? नहीं समझ में आएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जो इसका जो +3 होता है थैलियम का, वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? देखो सारा M+3 से M बोलो, या फिर उल्टा बोल दो, M से सभी वैल्यू क्या है, M से M+3, अरे M+3 से M नेगेटिव है, तो M से M+3, तो डेल्टा जी सब M+3 में जाना, लेकिन यहां पे थैलियम से थैलियम+3, ये क्या हो गया, सुनना, थैलियम से थैलियम उल्टा, थैलियम से थैलियम+3 क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ध्यान सुन, आंसर कर, M+3 से M रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, M+3 से M, तो ग्रुप 13 का सारा वैल्यू किसका होगा, नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब ये नेगेटिव है, मतलब M से M+3 क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब सबका रिएक्शन होगा, मतलब सब +3 में जाना। अच्छा, थैलियम+3 से थैलियम रिडक्शन है वो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब थैलियम से थैलियम+3 पॉजिटिव या नेगेटिव, समझा? एक आखिरी बार बोल दे, M+3 से M, अब M गधे, तो ध्यान सुन यार, M+3 से M नेगेटिव, तो M से M+3 पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन E नॉट पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? थैलियम+3 से थैलियम, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो थैलियम से थैलियम+3 डेल्टा जी, डेल्टा जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वही कहानी है, +1 स्टेबल और +3 अनस्टेबल। कॉपी कर लो इसको। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब, तो उसके लिए E नॉट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, E नॉट, एक इधर इधर लिखना, मतलब एक आखिरी बार बोल, डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF E नॉट, E नॉट पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा जी, नेगेटिव रहेगा तो रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट है, अब ध्यान सुनना हम क्या कह रहे हैं, M से M+3 जाएगा या नहीं जाएगा,
जाएगा तो उसका ई नॉट पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी थैलियम थैलियम प्लस 3 में, तो उसका डेल्टा उसका ई नॉट, इस बार सही बोला, छापाओ। क्या चीज? वो छोड़, वो रहने दे, वो सब मत लिख, 12th में पड़ेगा, कुछ भी मत लिख, बस वो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट लिख ले। ई नॉट क्या है? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। शांत रहे, कोई ये ना बोले हो गया, हो गया मतलब अपना नोट्स पढ़े। हम्म, हाँ, रिएक्शन को देख के हम लोग बोलेंगे ई नॉट दोनों हो सकता है। जैसे m+3 से m में जा रहे हैं ना, तो वो ई नॉट जो कहलाएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, और m से m+3 में जा रहे हैं। हाँ, बात ना करे बच्चे, खुद का नोट्स पढ़े। ओ पार्लियामेंट, हो गया। नेक्स्ट लिखो, ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज था ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन टुवर्ड्स एयर, लिखो, आवाज कोई नहीं करेगा। दूसरा लिखो रिएक्शन टुवर्ड्स एयर, रिएक्शन टुवर्ड्स एयर। देखिए, सॉलिड जो होता है ना, दो टाइप का होता है, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो सॉलिड स्टेट में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो जो क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है वो एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, एमोर्फस बोरॉन रिएक्शन करता है। तो ये कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ सकता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहला पॉइंट लिखिए, बोरॉन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, बोरॉन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, बोरॉन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इज अनरिएक्टिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखो, एमोर्फस बोरॉन, क्रिस्टलाइन फॉर्म लिखे ना ऊपर में, उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? हाँ, दूसरा पॉइंट लिखो, एमोर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम amorphous boron and aluminum on heating in air gives
B2O3 Al2O3 gives B2O3 and Al2O3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे देखो, जैसे कोई भी ग्रुप 13 का एलिमेंट है ना, अगर O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये दे देगा E2O3। क्या देगा मतलब जल्दी से? अगर वही N2 के साथ रिएक्शन करवाओगे En दे देगा। क्या दे देगा बोलो? En। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा बताओ, कौन सा बोरॉन रिएक्शन करेगा, क्रिस्टलाइन या एमोर्फस? ये स्टेटमेंट वाला सवाल पूछता है, ठीक से बैठिए। कौन सा बोरॉन रिएक्शन करेगा भाई? क्रिस्टलाइन बोरॉन जो है एयर के साथ रिएक्शन। अच्छा, एमोर्फस बोरॉन और एल्युमिनियम सब रिएक्शन करने पे क्या देता है? B2O3 Al2O3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे एक आज का सवाल है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। जैसे B2O3 जो है हमारा वो एसिडिक है, B2O3 क्या हो गया? एसिडिक। Al2O3 Ga2O3 एम्फोट्रिक। और In2O3 और Tl2O3 क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। कॉपी करो। E2O3 की बात करें तो B2O3 एसिडिक, Al2O3 Ga2O3 एम्फोट्रिक, In2O3 और Tl2O3 बेसिक। क्लियर है? ये सवाल पूछता है। नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विद हैलोजन। थर्ड। पहला था ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इंपॉर्टेंट है, उसे खूब सवाल पूछता है। रिएक्शन विथ हैलोजन, तो जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे भाई तो E ग्रुप 13 है या ना? X2 के साथ जब हैलोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? EX3, क्योंकि E पे चार्ज कितना होता है? +3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये ट्राई हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? ट्राई हैलाइड, एक्सेप्ट। अब जैसे TlI3 है, ये स्टेबल है भाई। थैलियम पे चार्ज कितना होगा बता? यहां +3 थैलियम पे चार्ज नहीं है, ये ट्राई हैलाइड नहीं है। यहां थैलियम पे चार्ज +1 है और I3 पे चार्ज, समझ में आया? केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर बनवाया गया होगा, I3- का। हाँ या ना? तो यहां देखो Tl+1 और I3-1 के बीच कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को समझ में हाथ खड़ा करें। अच्छा, हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ट्राई हैलाइड। सिर्फ किसको छोड़ के? थैलियम को छोड़ के। थैलियम ट्राई हैलाइड, क्योंकि थैलियम +3 अनस्टेबल होता है। हाँ या ना? अच्छा, थैलियम से थैलियम +3 जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? थैलियम से थैलियम +3 जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो डेल्टा जी रिएक्शन, अगर ऐसा दिया रहे थैलियम +3 से थैलियम, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा बता, TlI3 थैलियम पे चार्ज कितना है? +1। I3 पे चार्ज, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? AlCl3 डाइमराइज कर सकता है नहीं कर सकता है? तो वहां डाइमराइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? एल्युमिनियम 4 क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है नहीं जुड़ सकता है?
जोड़ सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, E2O3 बोरॉन जो है क्रिस्टलाइन रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है? एमोर्फस बोरॉन एयर में रिएक्शन करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जो ग्रुप 13 है O2 के साथ रिएक्शन करके E2O3 देता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? E2O3 देता है लेकिन क्रिस्टलाइन बोरॉन नहीं देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? B2O3 कैसा होगा? एसिडिक। B2O3 Al2O3 GoTO3 और इंडियम और थैलियम ऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉपी करो। ई से एलिमेंट हो गया ग्रुप 13 ही पढ़ रहे हो ना यार? कहाँ? ई के नीचे ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 ये शाबाश, ये देखो नेता बनेगा। ये G20 नहीं है अल्लाह, G13 है। ये देखो तुम्हारा गैंग इधर है। हाँ, सब मशगूल रह रहा है। नेता इधर बैठ गया है, तुम लोग का नेता। ये छोटकू तुम लोग का नेता है। अच्छा, नेता उसको बना रहा है, फंसा रहा है गधेरा सब है। शांत, चलिए शांत हो जाइए। नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कली। शांत हो जाए सब। ओ बच्चे, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कली। वासी कौन ले रहा है भाई? मार खाएगा देवांशु। चल पहला पॉइंट लिख, रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कली। पहला पॉइंट जो लिख रहे हैं उसको क्वेश्चन कर लेना है, स्टेटमेंट में पूछता है। देखो, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कली। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ boron does not react with acid and alkali even at moderate temperature. Boron does not react with acid and alkali even at moderate temperature. दूसरा पॉइंट लिखिए, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ बोथ aluminum reacts with both aluminum reacts with both acid and alkali, reacts with both acid and shows amphoteric nature, shows amphoteric nature. जैसे देखो, एल्युमिनियम का हम अगर रिएक्शन करवाते हैं ना सॉलिड HCl एक्वस के साथ, तो यहां बन जाता है Al+3 6Cl माइनस प्लस H2 गैस लिबरेट करेगा। मेटल और एसिड का जब रिएक्शन होता है तो H2 गैस लिबरेट होता है। अब यहां देखो, यहां पे तुम देख सकते हो इन दोनों को हम जोड़ के भी लिख सकते थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जोड़ के क्या लिखते हैं? AlCl6, चार्ज कितना आ जाता है टोटल? -3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे इसका +3, इसका -6, हाँ या ना? जैसे एल्युमिनियम 6 पानी के साथ जोड़े थे तो क्या लिखे थे? AlH2O6, चार्ज +3। तो एल्युमिनियम का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना हो सकता है? 6। समझ में आया कि रट गया? समझ गया? अच्छा, अगर हम एल्युमिनियम सॉलिड का NaOH के साथ रिएक्शन करा दे,
किसके साथ रिएक्शन कराते बच्चों? NaOH। तो ये तो हो गया अपना एसिड और ये हो गया अल्कली। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी एल्युमिनियम को OH दिखता है ये सबसे पहले AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट, हाँ या ना? और अगर इसको और भी NaOH दिख रहा है एक्सेस में तो बन जाएगा NaAlOH होल 4। सोडियम लगा हुआ है ना? सोडियम पे +1 और यहाँ पे -1, ये लगाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस्ड है ना? तो एल्युमिनियम का कौन सा नेचर? एल्युमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और लेकिन बोरॉन एसिड और अल्कली के साथ रिएक्शन, क्रिस्टलाइन बोरॉन एयर के साथ रिएक्शन, एमोर्फस बोरॉन रिएक्शन, O2 के साथ रिएक्शन करके B2O3 जो एसिडिक होगा और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके बोरॉन नाइट्राइड बनाता, हाँ या ना? उसका रिएक्शन सब पढ़ाने वाले हैं, कॉपी करिए। NaOH, हाँ वहाँ पे +3 है, अनस्टेबल होता है ना। थैलियम का ऑक्साइड +3 वाला है। ऐसा नहीं है कि उसका कंपाउंड नहीं बनेगा, कंपाउंड बनता है, अनस्टेबल होता है। PPT नेक्स्ट लिखो ग्रुप 14। ओ अब दोबारा इसे बात किया भगा देंगे, सबको खड़ा करेंगे इधर। मतलब तुम लोग का बैच एयर एयर है, तुम लोग का लक्षण वैसा नहीं है यार। तुम लोग को इसे इस बैच में कौन बिठा दिया? एक कहानी और सुन ले। जब हम कोटा में प्रिपरेशन करने गए थे 11th क्लास के दौरान, तो कोटा में वाइब्रेंट एकेडमी में हम एडमिशन करवाए थे उस टाइम, वाइब्रेंट। तो मेरा बैच जो अलॉट हुआ था 11th में, टोटल 25 बैच थे। तो मेरा जो बैच अलॉट हुआ था वो 14th रैंक था बैच का। और वहाँ पे क्या था ना कि जैसे टेस्ट होगा, कॉमन टेस्ट होता था 25 बैच का। इतने फेज़ 1 में बैच थे, एक साथ 25 बैच आया था। तो हम सब फेज़ 1 वाले बैच थे 25। बहुत पहले की बात है, उस समय बंसल और वाइब्रेंट टॉप पे था। आज क्या हमको आइडिया नहीं है। अरे हाँ और PW में भी खड़े तो PW ही है यार, हैं? नहीं तो इसके ऊपर चर्चा हमको नहीं करना है, नेता नहीं बनना है। तो मेरा 14th बैच था। तो 14th बैच से जब यहाँ से 11th में गए तो 11th में 10th में ऐसे ही पढ़ते थे, टॉप करते थे। कई जने यहाँ भी बैठे होंगे जो 10th में टॉप करते होंगे, 11th में उसका बैंड बज रहा होगा। तो जो पढ़ता है उसी का बैंड बजता है। तो फिर थोड़ा बहुत मक्कारी कर दिए थे, मतलब पढ़ाई भी करते थे और थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते थे। भाई के साथ रहते थे तो गप वप मार लेते थे। हम हमेशा हॉस्टल में रहे, तो मेरा जो कज़िन था चचेरा भाई,
वो हमको भूत कहानी, गांव का कहानी सब सुनाता था, हम बैठ के मस्त मैथ बनाते बनाते सुनने लगते थे कहानी। तो मैथ मैथ तो 12th तक तुम लोगों से नहीं बनेगा। मैथ जो है ना, मैथ तो हमेशा दिक्कत देगा, बनेगा मतलब हमेशा परेशान थोड़ा करता है, लेकिन वही है, तुमको एफर्ट उतना ज़्यादा लगाते रहना है। मैथ्स में तो हमेशा एफर्ट लगाना है भाई। और उसके बावजूद भी ये है कि कॉन्फिडेंसली एकदम कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कह सकते कि बना लेंगे। तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये प्रिपरेशन का ही पार्ट है, कोई बात नहीं है। उसके बाद अब कहानी सुना, मैथ के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे यार। तो फिर हम 14th बैच से जब पहला सफलिंग हुआ ना, तो हम 17th बैच में पहुंच गए। अरे मार खाएगा तू, तुम्हारा वाह करने के लिए कहानी सुना रहे हैं। तो 17th बैच में गए, फिर 19th बैच में गए, फिर 21th बैच में चले गए। मोटा मोटी 5 से 6 महीना बीत गया था। हम पढ़ाई भी कर रहे थे और ऐसा लगता था कि पढ़ाई नहीं भी कर रहे। तुम लोग समझ पा रहे हो इस चीज़ को, एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो क्या होता था ना कि पढ़ाई भी करते थे, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता था। तो फिर ना पापा को कहाँ समझाना तो और आसान है, उनको क्या पता आईआईटी के बारे में। उनको जो बोलते थे वही मानते थे पापा। आजकल क्या होता है ना, थोड़ा बहुत भाई बहन आईआईटी में पहुंच जाता है तो वो सब थोड़ा बेईमानी पकड़ लेता है। अब तो मेरे पापा को हम बोलते थे यहाँ का पढ़ाई सब थोड़ा टफ है, तो उतना मेहनत कर रहे बस। तो यही सब बताते थे। लेकिन है कि हम हमेशा जो है अपना सेल्फ आकलन करते थे हमेशा। जैसे कभी कभी आज भी हम बैठते हैं तो सोचते हैं पिछले महीने के बारे में, चाहे कहाँ हम अपना आउटपुट दे रहे हैं, कहाँ पॉजिटिव आउटपुट रह रहा है। तो वहाँ पे एक दिन बैठ के सोच रहे थे कि हम अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। कई बच्चा सोचता भी होगा, तुम लोग भी खूब सोचता होगा भी, जो कहाँ हम टाइम खराब कर दे रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर हम डिसीजन लिए कि हम अपने भाई के साथ नहीं रहेंगे अब। तो हम डिसाइड किए, फिर हम अकेला रहना चालू किए, और उसके बाद ताबड़तोड़ पढ़ना चालू किए। मतलब ऐसे समझना, दिन में हम 12 घंटा 13 घंटा पढ़ते थे, कोचिंग को छोड़ के। 12 13 घंटा, उसके बाद 5 घंटा, 18 19 घंटा, उसके बाद भी 5 घंटा, 4 6 6 घंटा ऐसे रहता था। मतलब किसी दिन 12 घंटा सेल्फ स्टडी, किसी दिन 11 घंटा, किसी दिन 13 घंटा, ऐसे ऐसे जाता था। मतलब वैरी करता था। अब दूसरा कोई काम ही नहीं था, हम बचपन से ही खूब पढ़ने वाले स्टूडेंट 10th में भी रहते थे। जैसे 8 10 10 घंटा तो 10th में पढ़ देते थे। तो शांत। उसके बाद जब सफलिंग होना चालू हुआ ना, तो जैसे जैसे दिसंबर अप्रोच करते गए, हम 4th बैच में पहुंच गए, 2nd बैच में पहुंचे, और फाइनली हम वाइब्रेंट के 1st बैच में पहुंच गए थे दिसंबर फरवरी वरवरी के टाइम पे। तो हमको लगा ना कि हम गलती कर दिए, 1st बैच में पहुंच गए। बहुत तगड़ा मेहनत करते थे हम, 10th क्लास के डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके हैं, 96.8%। एकेडमिक हमेशा बेहतरीन रहा है मेरा। आईआईटी भी क्रैक किए हैं, आईआईटी 11,000 रैंक के साथ क्रैक किए थे, और फिर रिपीट किए तो 13,000 रैंक के साथ। तो मेरा आईआईटी में नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय जैसे हम लोग पहली बार जब हम लोग साथ में थे 3 दोस्त, तो एक आईआईटी बीएचयू गया, एक आईएसएम धनबाद गया, हम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस समय 8,000 9,000 तक ही रैंक मिलता था बस। तो उसके बाद फिर जब हम वाइब्रेंट के पहले बैच में पहुंचे ना, तो हम अपना अचीवमेंट ही बता रहे, बस हम वो कहानी तुमको बताना चाह रहे हैं। तो उस बैच में मात्र 40 बच्चा था, और कोई किसी से बात नहीं करता था। मतलब किसी को किसी से लेना देना नहीं रहता था। क्लास में आ गया ना, तो चुपचाप बैठ के पढ़ता रहता था अपना। हम कहे कुछ तो गड़बड़ है यार यहाँ पे। तो कुछ गड़बड़ नहीं था, वो सब टॉपर था, टॉपर। तुम लोग का शकल देख के टॉपर वाला नहीं लगता है, कैसे तुम लोग यहाँ बैठ गया है। उसके बाद जैसे वहाँ डिस्कशन होता था फिजिक्स का, तो हम तो भाई एवरेज स्टूडेंट हम अपने आप को कंसीडर करते थे, कभी हम अपने आप को टॉपर कंसीडर नहीं किया, हम बस मेहनत बहुत करते थे। तो हमको लगता था ना हम गलत जगह पहुंच गए हैं। फिजिक्स का डिस्कशन ऐसे होता था, 24 नंबर कैसे, क्या क्या डाउट है। तो बच्चा खड़ा होता था, और वो बताता था कि सर हम ऐसे 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 किए। सर बोलते थे ऐसे करना है। कोई कलम नहीं चला रहे, कुछ बोर्ड पे नहीं, मस्त। हम सदमे में रहते थे।
उस बैच का ना सारा बच्चा अंडर 1000 आईआईटी रैंक, 40 उसमें तो 15-20 तो 100 के अंदर था। फिर हम थोड़ी दिन के लिए आए थे, फिर उस बैच से तुरंत हम रिसफल हो गए थे। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कभी कभी सर नहीं आते थे उस बैच में अंदर, तो भी कोई किसी से बात नहीं करता था। नरेंद्र अवस्थी सर हम लोग को फिजिकल पढ़ाए थे, मतलब कभी कभी नरेंद्र अवस्थी सर फिजिकल पढ़ाए। अब और रहने दे सब, मतलब नहीं जान, तो वो क्लास में जब आते थे तो कभी कभी क्लास नहीं आते थे और सब चीज़ चेक करते रहते थे। कोई बच्चा किसी किसी से लेना देना नहीं रहता था। तो ये होता है भाई, तुम यू आर इन टू IIT, समझ रहे हो? ढेर बकरी की तरह बात कर रहे हो, लाइफ में सीरियस नहीं हो, कॉन्शस नहीं हो। अभी थोड़ा देर होता है 5-7 जैसे भेड़ बकरी की तरह बात करने लगता है। भाई तुम किस चीज की प्रिपरेशन करने के लिए आए हो? भैया अब सीरियस नहीं रहोगे तो कब सीरियस रहोगे? ठीक है, कभी कभार बात कर ले जरूरत अनुसार, लेकिन हम ये कहानी तुमको हम क्यों सुनाए? तो उसके बावजूद भी जैसे हम बताए कि यार ये सब तो उस मतलब मेन यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम लोग जिस बैच के अंदर हो वहां पे तुमको बात बात किसी से ज्यादा माने मतलब नहीं रखना है भाई। अपने सब्जेक्ट के ऊपर हम कॉपी में क्या लिखे, अपना फोकस कंसंट्रेशन, थोड़ा देर पढ़ ले रहे हैं ही आ ले रहे हैं, तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ है? पढ़ाई के ऊपर कहाँ है? मतलब पूरा 1.5 घंटा हम क्लास में बैठे हैं ना, तुम पूरे पढ़ाई के अंदर घुसे हुए होने चाहिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी ग्रुप 13, तो तुम्हारे खोपड़ी के इर्द गिर्द पूरा सब यही चीज अभी चल रहा होना चाहिए। तो यही चीज एक बच्चे को दूसरे बच्चे से डिफरेंशिएट करता है। हम जो 21वां बैच में जाते थे ना, मस्त सब एकदम, जो 21वां बैच में थे भाई चिल, सब एकदम, तुम लोग भी एक्सपीरियंस करके आया होगा ऐसा वातावरण है। अब वही जब चौथा बैच, दूसरा बैच, पहला बैच में कोई ड्रास्टिक चेंज था एटमॉस्फेयर। भाई हंसना बुरा बात नहीं है, दोस्त बनाना बुरा बात नहीं है, लेकिन अभी तुम जिस समय में हो ना, उस समय दोस्त बनाना हंसना सही नहीं है। ठीक है, कभी कभी हंस रहा है वो अच्छा बात है, लेकिन पूरा दिन हंस रहा है। देखिए जब से आए 3-4 जने मस्त, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा है। ऐसे नहीं, कई कई सारे। मतलब आप अपने पढ़ाई में इन्वॉल्व रहिए, अपना एटीट्यूड ऐसा बनाइए जैसे हम 1.5 घंटा 3 घंटा क्लास एग्जाम में बैठेंगे, तो हम कैसे एग्जाम में बैठते हैं 3 घंटा, कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे सोचते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? अभी नहीं बोलना है भाई, शाबाश। चल हेडिंग लगा ग्रुप 14। आवाज नहीं, क्या कह रहे हो? देखो भैया, जैसे उस समय जिस समय हम जो अपना रूम शिफ्ट किए थे, उस समय हम बहुत कम सोते थे, 3 से 4 घंटा सोते थे। उस समय हम पूरा पागल हो गए थे, क्योंकि मेरा बैच इतना सफल हो गया था ना, अपने आप में हमको बहुत खराब लगता था। हम अपने पूरे करियर में हम टॉपर रहे हैं, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो, फिफ्थ क्लास हो, 10th क्लास हो, 12th क्लास में, मतलब सब जगह। 11th में हमको बहुत भयानक सेटबैक लगा। मतलब जिस बैच समय हम बैठे रहते थे ना, वहाँ पे कैसा कैसा स्टूडेंट सब बैठा रहता था, चाहे फिर मेरा क्या लेवल हो गया, हम कितना कम मार्क्स ला रहे हैं, तो मतलब थोड़ा खोपड़ी जो है ना डिस्टर्ब हो गया था। भाई बहुत कोई का होता है नॉर्मल, ये प्रिपरेशन के दौरान ना, जब तुम बहुत मेहनत करोगे ना, तो तुमको कभी कभी मतलब रोना आ जाएगा, कितना मेहनत कर रहे हैं मार्क्स नहीं आ रहा है। तो ये सब प्रोसेस है, बस लगा रहना ही मतलब तुमको लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, लगे रहना है। हम 8 साढ़े 8 साल के टीचिंग के बाद हमको ये एक्सपीरियंस हुआ, IIT में सिलेक्शन लेना आसान है। पढ़ते समय ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हो पाया था, लेकिन जब पूरा पढ़ाते गए तो हमको एक्सपीरियंस हुआ ना कि IIT में सिलेक्शन उसी बच्चा का होता है जो कंसिस्टेंट होता है। ध्यान सुन लेना, एकदम कंसिस्टेंट रहो आज से लेके IIT के एग्जाम तक। हम तो अभी PW के सिस्टम से भी मान ले अप्रैल से जुड़े हुए हैं।
पूरा कंसिस्टेंट रहना है। जैसे दिवाली भी आए तो तुम्हारा दिवाली नहीं है वो, बद ईद बकरीद छठ कुछ नहीं है, ठीक है सेलिब्रेट कर ले, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई हर दिन होना चाहिए, किसी दिन रुकना नहीं चाहिए। दूसरा चीज, जो नोट्स पढ़ा है ना उस नोट्स का एक एक लाइन तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, एक भी जगह कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम तुम्हारा दायित्व है कि तुम्हारा नोट्स का एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन तुम्हारे खोपड़ी के अंदर सेट रहना चाहिए। तो नोट्स के ऊपर पूरा भयानक कमांड रहना चाहिए। दूसरा, स्टडी मटेरियल जो तुमको होमवर्क मिला है उसी के उसी दिन करना है, पेंडिंग नहीं करना है, अगले दिन तुमको डिस्कशन करना है। ये दो चीज करने में तुम्हारा आईआईटी में 70% 75% फिक्स हो जाएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन है। और 25% ये बचा, तुम टेस्ट पेपर एक भी मत छोड़ो। और ये तीनों के ऊपर जब तुम कमांड बना लेगा ना, नोट्स, टेस्ट पेपर और सीट, तुम्हारा 100% हो जाएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यही पैरामीटर है। जैसे आज से 2 साल पहले एक स्टूडेंट था मेरा, अनुज। हम अपने सपना में भी नहीं सोचे थे ना कि उसको हम पूरे 2 साल पढ़ाए थे, डेली मार खाता था मेरे से। कभी हम सपना में भी नहीं सोचे थे कि वो आईआईटी में सिलेक्शन ले लेगा। आज जिस दिन उसका रिजल्ट आया तो बड़ी खुशी हुई थी। तो फिर हमको लगा था ये अनुज अगर सिलेक्शन ले सकता है ना यार, तो कोई भी सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन उसमें भी कुछ बात था, कभी क्लास नहीं छोड़ा, एफर्ट डेली डालता था, होमवर्क डेली, एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज से भी थोड़ा नीचे ही था वो। अब जैसे तुम लोग क्लास में रिस्पॉन्स करने का तरीका से पता चलता है तुम लोग बहुत ठीक ठाक स्टूडेंट हो। तो ये इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन। भैया एक पे एक तुर्रम खान सब मेरे बैच की एक लड़की थी, राजश्री, भाई कितनी भयानक स्टूडेंट थी ना, जैसा कोई जवाब नहीं था वो। डेविएट हो गई है प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज से करी। तो ये जिस 11th-12th में बैठे हो ना, इसको कभी मजाक में मत लिया करो। जितना तुम मेहनत करोगे ना, तुमको लाइफ में आगे ही ले जाएगा ये 11th-12th। बहुत चीज़ सिखाएगा, संघर्ष करना सिखाएगा, मेहनत करना सिखाएगा, अपने आप पे भरोसा करना सिखाएगा। भैया आईआईटी जो है ना, एक तुम अगर लाइफ के अंदर तुम सोचो ना, तुम जिस फील्ड में अभी 11th-12th में हो ना, तुम जितना मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हारे एज का बहुत कम ही बच्चा इतना मेहनत कर रहा है। तो होना नहीं होना वो बात की बात है, बस तुम ईमानदार रहे। 2 साल तक एकदम पागल की तरह ईमानदार रहे। और यहाँ पीडब्ल्यू में आए तो देखिए, हम जो अच्छा बच्चा है उसका मान लीजिए क्वांटम के लिए बैच लगा, वो सब घर भाग गया। सिलेक्शन का मतलब होता है जिस दिन आपको कोचिंग छुट्टी देना कि हाँ बेटे इतने दिन के लिए आप बोर्ड के लिए जाओ, बोर्ड एग्जाम चालू हुआ उससे 20 दिन 25 दिन पहले तुमको छुट्टी देगा। मतलब 40-50 दिन के लिए ही तुमको कोचिंग से अपसेंट रहना है। तुमको कोचिंग में हर दिन आना है, हर दिन टेस्ट देना है। अब बोर्ड खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत हाजिर होना है कोचिंग में। तुम आज से लेके अगले नवंबर दिसंबर तक खूब मेहनत किया, अच्छा रैंक लाया, और उसके बाद अगला 6 महीना जो है तुम लिबरल हो जा, तुम मेरे से लिखवा लेना, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। काहे सिलेक्शन होगा भैया? वो 6 महीना इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं यहाँ पे कैसे, लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे हम हैं तो जब तक अपने बैच में चीज़ों को कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने की। बात समझा कि नहीं समझा? हाँ। तो जब क्लास में बैठते हैं ना, देखो हंसना बुरी बात नहीं है भाई, दोस्त बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं। आप में अगर कैपेबिलिटी है करने की ना, तो उस कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। आप अगर x कर सकते हो ना, तो 4x अपनी कैपेबिलिटी को करो, 2x करो, 3x करो। वो एफर्ट और मेहनत से ही होगा। एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट होता है, तो हर स्टूडेंट को पता होता है हम कितने टैलेंटेड हैं। जैसे मेरा एक दोस्त, उसी बैच का जो टॉपर बैच का एक दोस्त बना, तरुण, आईआईटी में 1200 रैंक लाया। मस्त 4 से 5 घंटा पढ़ता था, उसके बाद मूवी भी देखता था, फेसबुक भी चलाता था। हम सदमे में रहते थे उसको देख के।
12 12 घंटा हम पढ़ते हैं, 10 घंटा 11 घंटा, फिर भी मेरा होमवर्क नहीं होता है, क्योंकि हम एवरेज स्टूडेंट थे। सब बच्चे को पता होता है उसका लेवल, और उसके अकॉर्डिंग तुमको ही मेहनत करना होता है। ये तरुण को 4 घंटा पढ़ता था, उसका सारा होमवर्क होमवर्क खट 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 खट। तो यार उसका ब्रेन आईक्यू उसका वो बड़ा अलग माहौल में हुआ होगा। उसका पेरेंटिंग, हम लोग के बाबूजी खेत में काम करते थे, ले चलते थे, चल बेटा आलू देखो कैसा है, समझ रहे हो ना, आलू का खेती हुआ है, धान का, तो हम लोग का परवरिश अलग हुआ है थोड़ा। हम लोग के पेरेंट्स कभी नहीं पढ़े जीवन में, तो हम लोग को पढ़ाने की कोशिश किए। तो सब कोई का, जैसे मान लो हम लोग का वैसा वातावरण नहीं हुआ, तो आईक्यू डेवलप होता है ना भाई, बचपन से कैसे पेरेंटिंग कर रहे हैं वो सब मैटर करता है। लेकिन ठीक है, हम मान लो हम ठीक है एवरेज थे, मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करते थे। जैसे कॉलेज के दिनों में भी हम 6 घंटा कॉलेज करते थे और 8 घंटा कोचिंग पढ़ाते थे, 14 घंटा काम करते थे लगातार, 4 साल 5 साल। जब हम NIT पटना में पढ़ते थे तो फर्स्ट ईयर के बाद हम सेकेंड ईयर से टीचिंग चालू किए थे। पूरा 8 घंटा पढ़ाते थे, एक प्रॉपर कोचिंग में पढ़ाते थे। पटना के अंदर एक कोचिंग था, पार्थ आश्रम, बाजार समिति कंकड़बाग समय बहुत फेमस कोचिंग था। 17 18 का पटना का फेमस कोचिंग हुआ करता था, उसमें पढ़ाते थे। तो हमारे अंदर है कि हम मेहनत कर सकते हैं, आपके अंदर भी हुआ कि हम मेहनत कर, या तो बहुत टैलेंटेड हो या खूब मेहनत कर। अगर तुमको यहाँ पे उठा के लाया गया है, सेपरेट बैच बनाया गया है, तो इसको बर्बाद मत क्या कर, माहौल को बिगाड़ा मत कर, है ना। ठीक है भाई, दोस्ती बहुत किया, 10 से पहले बहुत दोस्ती किया होगा ना यार, कॉलेज में आके बहुत दोस्ती करेगा। तो यहाँ के लिए थोड़ा विराम कर दिया कर, थोड़ा बहुत बात कर लिया कर, काम का चीज़ डिस्कस किया कर, पढ़ाई का डिस्कशन होना चाहिए। हम उस बैच में जाते थे ना, तो हम सबसे सवाल ही पूछते रहते थे। अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, जब हम जाके एक दूसरे को इसको बताओ यार, इसको बताओ, सवाल डिस्कस करते थे। मतलब वहां पे जाते थे ना, 5 घंटा पूरा पढ़ने का ही माहौल रहता था उस क्लास के अंदर। और वो जो 21वें बैच में जाते थे, तो 5 घंटा पूरा बिना ही पढ़ाई का माहौल रहता था, टीचर पढ़ा रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं रहता था। तो पढ़ाई में ध्यान लगाइए, सिलेक्शन की ओर एकदम एक होना चाहिए ना, 11 हमको सिलेक्शन लेना है, हमको मेहनत करना है, सीखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है डे बाई डे, खूब मेहनत कीजिए। चलिए ग्रुप 14 हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे।